नमस्ते। आज हम पीआईबी मार्च 12 का न्यूज़ कवर करेंगे। तो पहला न्यूज़ है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो ये एक स्कीम के बारे में है। तो ये कब लॉन्च हुआ था? ये 2017 में लॉन्च हुआ था। और ये ना फाइनेंशियल सपोर्ट, इंसेंटिव सपोर्ट बोथ प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर के लिए इंसेंटिव सपोर्ट देने के लिए ये लॉन्च हुआ था। और ये ना इससे प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर, उनका हेल्थ और न्यूट्रिशन ऑफ द मदर एंड चाइल्ड दोनों इम्प्रूव होगा, प्लस कॉम्पनसेशन फॉर वेज लॉस इफ एनी। तो उस समय वो काम नहीं कर पाएंगे ना, तो उस समय वेज लॉस हो सकता है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। और ये कैसे ये पैसा देंगे? तो ये कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, ये इंसेंटिव सपोर्ट दे रहे हैं, कैसे देंगे? तो फर्स्ट चाइल्ड के लिए 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे ये 5,000। तो पहले 3,000 मिलेगा और फिर उसके बाद 2,000, तो आफ्टर डिलीवरी 2,000 मिलेगा। तो आप देखिए, तो द एलिजिबल बेनिफिशियरीज वुड रिसीव द रिमाइनिंग कैश इंसेंटिव्स एज पर द अप्रूव्ड नॉर्म्स टुवर्ड्स मैटरनिटी बेनिफिट अंडर जननी सुरक्षा योजना आफ्टर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, so that on average a woman will get 6,000। तो ये 5,000 प्लस 1,000 जननी सुरक्षा योजना के अंदर, सो टोटली 6,000 उन्हें मिलेगा। जननी सुरक्षा योजना का मोटिव है कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करें। तो बहुत सारे गांव में ना, तो घर पे ही वो डिलीवर कर देते हैं, नहीं आपको इंस्टीट्यूशन में डिलीवर करना है। उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए जननी सुरक्षा योजना का मोटिव है। ठीक है। और दूसरा, सेकेंड चाइल्ड को भी मिलेगा, लेकिन सेकेंड चाइल्ड को 6,000 मिलेगा ओनली इफ द सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड। रिमेंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओनली इफ द सेकेंड चाइल्ड इज अ गर्ल चाइल्ड देन 6,000 विल बी गिवन, अदरवाइज नॉट। फर्स्ट चाइल्ड के लिए 5,000, 3,000 एक इंस्टॉलमेंट, 2,000 दूसरा इंस्टॉलमेंट, और जननी सुरक्षा योजना के अंदर भी पैसे मिलेगा। तो टोटली 6,000 उन्हें फर्स्ट चाइल्ड को मिलेगा। सो इफ यू सी, दिस इज नॉट फॉर ऑल वुमेन। क्या ये सारे वुमेन के लिए नहीं, ओनली फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको ऑलरेडी मैटरनिटी बेनिफिट्स मिल रहा है, उनका कंपनी ऑलरेडी मैटरनिटी बेनिफिट्स देंगे, उनको लिए ये अप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के लिए ही ये अप्लीकेबल है। और ये है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ये आप याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप याद रख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है ना, तो मातृ वंदन योजना, तो इसमें 3 लेटर्स हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में भी 3 लेटर्स हैं। सो ऐसे याद कर सकते हैं, सेंट्रल सेक्टर मतलब सिर्फ 2 लेटर ही है। ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 3 लेटर्स है, और मातृ वंदना योजना भी 3 लेटर्स है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और दूसरा है कि मिशन शक्ति। ओके, मिशन शक्ति एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर एक स्कीम है। ये स्कीम के बारे में हम दूसरे दिन पढ़ेंगे, लेकिन आप ये पॉइंट अब याद रख लीजिए कि मिशन शक्ति के अंदर 2 कंपोनेंट हैं। एक है संबल और दूसरा है समर्थ्य। संबल इज फॉर सेफ्टी ऑफ द वुमेन। ओके, वुमेन सेफ रखने का मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है संबल का। और सामर्थ्य एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, उनको बढ़ाने का, उनको एम्पावर करने का, ये है सामर्थ्य का मोटिव। सो संबल एक सेंट्रल सेक्टर कंपोनेंट है। इस मिशन शक्ति एक स्कीम है, उसके अंदर 2 कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट सेंट्रल सेक्टर है और दूसरा कंपोनेंट सामर्थ्य एक सेंट्रली स्पॉन्सर है। देखिए, सेफ्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेंट्रल उनको उनका कंपोनेंट बना दिया है। ये एम्पावरमेंट दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों इसको हेल्प करेंगे। ओके, ऐसे याद कर लीजिए, संबल सेफ्टी के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको सेंट्रल में मैं फुल इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूँगा। और ये सामर्थ्य एम्पावरमेंट के लिए है, तो स्टेट और सेंट्रल दोनों एम्पावर करेंगे वुमेन को। तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज अंडर दिस सामर्थ्य कंपोनेंट। ओके, रिमेंबर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अंडर सामर्थ्य ओनली दिस प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज द सामर्थ्य के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो ये और एक कंपोनेंट है। ठीक है, इसमें सामर्थ्य के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है। मातृ वंदना योजना इज अ कंपोनेंट अंडर सामर्थ्य। तो इसमें आई रिपीट द पॉइंट्स जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017 लॉन्च ईयर, वो कॉम्पनसेशन भी है, और हेल्थ और न्यूट्रिशन दोनों भी बढ़ने के लिए, कौन, लैक्टेटिंग मदर एंड प्रेग्नेंट मदर दोनों के लिए। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000, फर्स्ट इंसेंटिव 5,000 फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, 2 इंस्टॉलमेंट में देंगे, 3,000, 3,000 और 2,000। और जननी सुरक्षा योजना के अंदर भी मिलेगा, तो टोटली 6,000 मिलेगा।
देन सेकेंड चाइल्ड 6,000 मिलेगा ओनली इफ इट इज अ गर्ल। सेकेंड चाइल्ड में वो क्लॉज है ओनली इफ इट इज अ गर्ल, लेकिन फर्स्ट चाइल्ड में कुछ नहीं है। और 6,000 ये एक ही इंस्टॉलमेंट में दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, पीएम युवा 3.0 लॉन्च टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था पीएम युवा को 3.0। इसका फुल फॉर्म है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। रिमेंबर, यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स 3.0। तो ये ना टू प्रमोट रीडिंग, राइटिंग एंड बुक कल्चर इन द कंट्री एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग ग्लोबली। सो ये राइटिंग हैबिट, रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और ऑल्सो इंडिया राइटिंग को ग्लोबली देखना चाहिए कि कितने कितने राइटर्स हैं हमारे साथ, कितने कितने अच्छे से लिखते हैं। ये सब ग्लोबली दिखने के लिए भी ये युवा 3.0 लॉन्च हुआ है। तो पहला युवा 1.0, युवा 2.0 सक्सेसफुल था, इसीलिए ये युवा 3.0 लॉन्च हुआ है। सो दिस इज फॉर बिलो 30 ईयर्स। तो कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इट इज एज लिमिट इज बिलो 30 ईयर्स। तो इसमें ना 3 टीम्स होंगे। ओके, ये राइटर्स है ना, तो राइटर्स किस में लिखेंगे? तीन टीम्स हैं। पहला टीम है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और तीसरा है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। रिमेंबर द 3 टीम्स। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन नेशन बिल्डिंग, इंडियन डायस्पोरा मतलब ये एनआरएस है और ओसीआई है। सो ये लोग कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं नेशन बिल्डिंग के लिए। तो ये दूसरा है इंडियन नॉलेज सिस्टम और तीसरा है मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये किस लैंग्वेज में लिख सकते हैं? 22 इंडियन लैंग्वेज एंड इंग्लिश इसमें लिख सकते हैं। रिमेंबर, this can be written in 22 Indian language and English, in any 22 Indian language and English. तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? वो है नेशनल बुक ट्रस्ट। रिमेंबर, नेशनल बुक ट्रस्ट ही इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये 2 काम करेंगे। पहला, इसको पब्लिश करेंगे, जो भी लिखते हैं ना उसको पब्लिश करना है, तभी सबको मालूम है कि ये बुक पब्लिश हुआ है, ये जाकर हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पहला पब्लिश करने का काम नेशनल बुक ट्रस्ट करता है। दूसरा है ट्रांसलेट इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। तो एक लैंग्वेज में ही लिख सकते हैं ना, तो दूसरे और इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने का काम, या इंग्लिश में लिखा है तो दूसरा इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम, दोनों ये नेशनल बुक ट्रस्ट करते हैं। रिमेंबर, दिस इज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। और ये 2 काम करते हैं, पहला पब्लिश, दूसरा ट्रांसलेशन। तो a total of 50 authors will be selected through an all India contest। तो कॉन्टेस्ट होगा और उसमें 50 ऑथर्स सेलेक्ट होंगे और 50 ऑथर्स इस 3 टीम में लिखेंगे। तो इसमें भी एक बाइफर्केशन है। तो 10 ऑथर्स ये टीम में लिखेंगे, नेक्स्ट 20 ऑथर्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, नेक्स्ट 20 ऑथर्स इन द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ओके, नेक्स्ट है एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। रिमेंबर, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ये कौन रिलीज करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस रिलीज करता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये सर्वे क्या करता है? ये सर्वेस ऑन वेरियस सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। सोशियो और इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे उनका कितना वो दे रहे हैं सैलरी उनको एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए कितना टर्नओवर कर रहे हैं, ये सब सर्वे करेंगे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशमेंट इन 3 सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। लेकिन इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं इंक्लूडेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या नहीं इंक्लूडेड है? कंस्ट्रक्शन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस सर्वे, एसओ सर्वे। ओके, अब ये इंटायर कंट्री कवर करता है, इंटायर रूरल और अर्बन कवर करता है, एक्सेप्ट सम विलेजेस ऑफ अंडमान एंड निकोबार। तो ये भी जाना चाहिए। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कुछ विलेजेस को, नॉट सारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, बट कुछ विलेजेस इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स इज नॉट कवर्ड एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज नॉट कवर्ड। ओके, तो ये अनकॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड, ये दोनों का डिफरेंस क्या है? इनकॉर्पोरेटेड है ना, उसमें सेपरेट लीगल एंटिटीज फ्रॉम देयर ओनर्स, एक कंपनी होगा लेकिन इसका लीगल एंटिटी डिफरेंट है और ये ओनर डिफरेंट है, ठीक है। कंपनी एक तरफ एक कंपनी है, कंपनी इज जस्ट अ बिल्डिंग और समथिंग, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। लेकिन इफ यू सी, कंपनी इज अ डिफरेंट एंटिटी, ओनर इज अ डिफरेंट एंटिटी। ओके, इसमें लिमिटेड लायबिलिटी, कंपनी में लॉस हुआ तो ओनर का प्रॉपर्टीज कुछ भी नहीं सीज होगा, क्योंकि ओनर का लायबिलिटी यहाँ लिमिटेड ही है। लेकिन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, एक कंपनी और ओनर एक ही है, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है।
लेकिन इनकॉर्पोरेटेड में सेपरेट लीगल एंटिटी है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ओनर इज पर्सनली लाइबल फॉर बिजनेस डेबिट। तो कुछ भी डेप्थ हो जाए कंपनी में तो उसका पूरा ओनरशिप ओनर ही लेना चाहिए, इसलिए नो लिमिटेड लाइबिलिटी इन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। यही है अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस का अर्थ। ओके, तो इसमें देखिए तो एक सर्वे हो रहा है ना, तो उसका पीरियड होना चाहिए। तो उसका पीरियड है अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024, 1 ईयर का पीरियड, फ्रॉम अक्टूबर टू सितंबर, यही है 1 ईयर का पीरियड। हमने आई थिंक 1 और 2 क्लासेस बिफोर वी सॉ अबाउट दी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये भी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ही करते हैं। उसका टाइम पीरियड क्या है हमने पढ़े थे, मैंने 2 और 3 बार भी इसको रिपीट किया था। तो इसमें ना असूस का टाइम पीरियड है अक्टूबर टू सितंबर। तो ये हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर का टाइम पीरियड, व्हाट इज द टाइम पीरियड? ओके, तो ये कितना एस्टैब्लिशमेंट्स, तो पहले 2000, ये 2023-24 का है ना, तो 2022 सॉरी 2022-23 में 6.5 करोड़ एस्टैब्लिशमेंट था, और अब 2023-24 में 7.34 एस्टैब्लिशमेंट है। तो अराउंड 12% इंक्रीज हुआ है एस्टैब्लिशमेंट में। याद रख लीजिए, अराउंड 12% इंक्रीज फ्रॉम कंपेयर टू द प्रीवियस लेवल। सो अब कितना एस्टैब्लिशमेंट है? 7.34 करोड़ एस्टैब्लिशमेंट है। और अब देखिए तो कितना एम्प्लॉयज ऐड हुए हैं 2023-24 में? 12 करोड़ वर्कर्स। ओके, तो इतना एस्टैब्लिशमेंट्स, इतना वर्कर्स आने का बहुत बड़े कारण है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया। दे हैव प्लेड अ pivotal role in they have played a pivotal role in supporting the growth of unorganized enterprises। तो ये दोनों स्कीम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं इतना अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स कहाँ था? उत्तर प्रदेश, और वहां भी मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स ही था। और लोएस्ट लीस्ट नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट कहाँ था? लक्षद्वीप में, और वहां भी लीस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स भी है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लीजिए। तो वर्कर्स मैक्सिमम एंड एस्टैब्लिशमेंट मैक्सिमम दोनों ही उत्तर प्रदेश में है। उत्तर ऊपर है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, असूस में उत्तर ऊपर है। तो इट मीन्स उत्तर प्रदेश मैक्सिमम नंबर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और वर्कर्स भी मैक्सिमम, और लक्षद्वीप में लीस्ट है। ओके, बोथ एस्टैब्लिशमेंट और वर्कर्स लीस्ट है। हमने ना ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी लक्षद्वीप को पढ़े थे। वहाँ रूरल और अर्बन डिफरेंस लक्षद्वीप में 0% है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और उसमें हाईएस्ट रूरल और अर्बन डिफरेंस कहाँ था? वो मेघालय में था, मेगा डिफरेंस, इसलिए मेघालय। और उसमें भी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर होता है ना, वहां भी हमने पढ़े थे रूरल और अर्बन हाईएस्ट कहां पर था? सिक्किम में, और लोवेस्ट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अर्बन और रूरल कहां पर था? छत्तीसगढ़। क्योंकि हर एक पर्सन के ऊपर एक छत है, एक घर है, इसलिए उसका मंथली एक्सपेंडिचर कम है। और इसमें सिक्किम में हाईएस्ट मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि उसका पॉपुलेशन बहुत कम है, इसलिए उसका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है। तो मुझे याद हो गया। आई रियली होप दैट इवन यू पीपल रिमेंबर द डेटा। ये सब वन लाइनर न्यूज़ है। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी receives the highest civilian award of Mauritius. Okay, this is the first time an Indian leader is receiving this honor. So उस honor award का नाम है the Grand Commander of the Order of the Star and the Key of Indian Ocean Award. Remember, the Grand Commander of the Order of the Star and the Key of the Indian Ocean Award. और ये किसने प्रेजेंट किया है? प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस, H.E. मिस्टर धर्मबीर गोकुल। ओके, रिमेंबर द नेम, द प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस इज H.E. मिस्टर धर्मबीर गोकुल। तो ये है नए FDI इन्वेस्टमेंट्स। FDI इन्वेस्टमेंट है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसमें कुछ लिमिट होगा। उसमें 2 तरीका है, एक है ऑटोमेटिक रूट और एक है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट से आप इन्वेस्ट करें तो वहाँ प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट रूट से आप इन्वेस्ट करना चाहिए तो उसमें ना प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। यही है दोनों का इन्वेस्टमेंट। ये है स्पेस सेक्टर का नया इन्वेस्टमेंट जिसमें अमेंडमेंट थोड़ा हुआ है, आप इसको याद रखना चाहिए। ठीक है, स्पेस सेक्टर, फर्स्ट इफ यू सी सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट,
इसमें एफटीए लिमिट है ऑटोमेटिक अप टू 74%, ताकि आप, इसके मतलब है आपको 74% तक इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो ये काम करते हैं, तो आपको प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। लेकिन 74% से ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है तो गवर्नमेंट रूप में ही कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 याद रख लीजिए, सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करना, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट और यूसेज सेगमेंट। दूसरा है लॉन्च व्हीकल और क्रिएशन ऑफ स्पेस फॉर लॉन्चिंग एंड रिसीविंग स्पेसक्राफ्ट। दोनों ही लॉन्च व्हीकल के बारे में है। लॉन्च व्हीकल है पहला है, एंड क्रिएशन ऑफ स्पेस पोर्ट्स फॉर लॉन्चिंग, ठीक है। दोनों का पर्पस लॉन्चिंग है। उसमें है ना 100%, इसमें भी 100% एफडीए की, ऑल 3 100% इज अलाउड, और ऑटोमेटिक अप टू 74, गवर्नमेंट अप टू 74, फर्स्ट केस। सेकेंड केस ऑटोमेटिक अप टू 49, गवर्नमेंट रूट बियॉन्ड 49, ठीक है। और लास्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स और सबसिस्टम्स, उसके लिए ऑटोमेटिक अप टू 100%। तो 100% तक आपको बिना प्रायर अप्रूवल से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं और एक बार रिपीट करती हूँ। पहला सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, ग्राउंड सेगमेंट, SSS, ओके। इसमें 74 ऑटोमेटिक, बियॉन्ड 74 गवर्नमेंट। इसमें ये दोनों लॉन्च के बारे में है, स्पेस पोर्ट्स भी लॉन्च के बारे में है, और लॉन्च व्हीकल्स ये दोनों ऑटोमेटिक अप टू 49 और गवर्नमेंट रूट बियॉन्ड 49। ये क्रिएशन ऑफ कंपोनेंट, सिस्टम, सबसिस्टम ये छोटे छोटे हैं, इसलिए इसको 100% अप टू ऑटोमेटिक दे चुके हैं। दूसरा है, ड्यूरिंग द लास्ट 10 years starting from January 2015 to December 2024, a total of 393 foreign satellites and 3 Indian customer satellites have been launched on a commercial basis on board of the PSLV, that is the vehicle, the launch vehicle, okay। तो हम ना सिर्फ हमारे सैटेलाइट नहीं और देशों की सैटेलाइट भी हम लॉन्च कर सकते हैं, लॉन्च करेंगे, ठीक है। करते हैं हम, और उसमें से हम पैसे भी अर्न करते हैं। तो उस लॉन्च करने से हमने कितने पैसे हमने कमाया, फ्रॉम पीरियड ऑफ Jan 2015 टू December 2024 वी हैव रियली अर्नड $143 million and 272 million euros foreign exchange revenue generated by government through the launching of foreign satellites during this period to this period। 10 साल में हमने $143 million और 272 million euros कमाए हैं। और मैक्सिमम सैटेलाइट्स लॉन्च किस कंट्री का है, वो है यूएसए। हमने बहुत सारे 393 लॉन्च हुए हैं ना हमारा फॉरेन सैटेलाइट्स, उसमें हाईएस्ट है यूएसए का सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक एमओयू के बारे में। सो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड एस्टे लॉडर कंपनीज, ये यूएसए का एक कॉस्मेटिक कंपनी, एक ब्यूटी प्रोडक्ट है। तो ये दोनों एमओयू साइन किए हैं टू फॉस्टर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन द रैपिडली ग्रोइंग ब्यूटी एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये ब्यूटी और पर्सनल केयर इंडस्ट्री में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप लाने के लिए ये एमओयू साइन किया है DPIIT एंड एस्टे लॉडर कंपनीज, ओके। दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील एंड हेवी इंडस्ट्रीज, उनका नाम है श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा। उन्होंने लॉन्च किया है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम्स एंड द SRTMI, दैट इज स्टील रिसर्च टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया वेब पोर्टल। रिमेंबर, स्टील रिसर्च टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया वेब पोर्टल ने लॉन्च किए हैं स्कीम्स और एक वेब पोर्टल, स्टील के बारे में एक वेब पोर्टल ने उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो ये इसमें ना R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 3 स्कीम्स लॉन्च हुआ है। पहला है चैलेंज मेथड, तो इसमें जो भी क्रिटिकल इश्यूज हैं इंडस्ट्री में उसको डिस्कवर करना है और उसको सॉल्यूशंस डेवलप करना है। दूसरा है ओपन इनोवेशन मेथड, सपोर्टिंग ओपन रिसर्च प्रपोजल्स फ्रॉम एकेडमिया एंड रिसर्चर्स। और थर्ड है स्टार्टअप एक्सेलरेटर, सपोर्टिंग अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। तो आप ये नाम याद रख लीजिए, श्रीनिवास वर्मा, एंड उन्होंने वेब पोर्टल और एक स्कीम्स लॉन्च किए हैं। उसमें 3 स्कीम है, चैलेंज मेथड, ओपन इनोवेशन और स्टार्टअप एक्सेलरेटर। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है 2900 crore। क्यों? टू प्रोक्योर लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार, LTR कॉल अश्विनी। रिमेंबर, टू प्रोक्योर लो लेवल ट्रांसपोर्टर रेडार के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किए हैं बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। रिमेंबर दी अमाउंट 2900 crore एंड द पार्टी दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये नेक्स्ट न्यूज़ है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो फरवरी 2025 हर महीने हम CPI, वो इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम हर महीने को रिलीज करते हैं। तो
फरवरी 2025 का CPI है 3.61%। ओके, 3.61% हमारा फरवरी का इन्फ्लेशन है, CPI है। और रूरल का देखे तो 3.79 और अर्बन का 3.32। सो रूरल इज मोर देन अर्बन। और रूरल का कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये सिर्फ फूड आर्टिकल्स को ट्रैक करता है। तो फूड प्राइस इंडेक्स देखे तो 4.06 रूरल में और अर्बन में 3.20। तो उसका फूड प्राइस रूरल में ज़्यादा है अर्बन से, इसलिए उनका टोटल CPI भी अर्बन से ज़्यादा है। ओके, रिमेंबर the overall CPI, that is rural में 3.79 and 3.32 and consumer food price index 4.06, 3.20. Overall it is 3.75. Okay, overall 3.61 and overall consumer food price index is 3.75. और ऐसे याद कर सकते हैं कि both CPI and CFPI का रूरल अर्बन से ज़्यादा है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बट प्लीज ट्राई टू रिमेंबर ये CPI जनरल एंड CFPI जनरल, these two you should surely remember. And remember the trend of this rural, it is more than the urban. ये PPT PDF को कन्वर्ट करके मैं हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसका नाम है सक्सेस मॉक PIB एंड RBI करंट अफेयर्स, उसमें मैं अपलोड कर दूंगी। तो वहां आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं और हाईलाइट करके आप पढ़ भी और रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल में हर एक दिन PIB या RBI का न्यूज़ अपलोड होगा। तो ये सारे न्यूज़ आपकी रेगुलेटरी सिर्फ नहीं, जैसे सेबी और RBI, नाबार्ड, आपकी बैंकिंग एग्जाम जैसे IBPS PO, SBI PO में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसकी मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सारे सर्टेन डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, जहां आप इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव SBI और IBPS डिस्क्रिप्ट में आप उपयोग कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल अच्छा लगा तो आपको हमारा कंटेंट अच्छे लगा तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपकी दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।